कोयले पर जारी है तकरार, क्या रास्ता निकालेगी सरकार? क्या सूखा रह जाएगा मॉनसून सत्र? हाउस इज अडजर्न टिल 12:00 आवर्स। तो कोयले पर लगातार मैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमेशा कोई इश्यू उठाने के बाद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग अक्सर मीडिया पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो मुद्दा उठाती है उसके बाद उसे भूल जाती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कोई इश्यू उठाने के बाद उस पर लगातार चर्चा करूं। किसी चर्चा का कंक्लूजन क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो चर्चा, वो बहस सस्टेन्ड हो। एक बहस जो नहीं हो पाई और अब उसकी उम्मीद भी बहुत कम लगती है, वो है संसद में, पार्लियामेंट में होने की इस पूरे मसले पर। और कल संसद का ये सत्र समाप्त हो रहा है। बहुत सारी बहस और लड़ाई कोयले के मसले पर संसद के बाहर हो रही है, लेकिन संसद में ये बहस होती नहीं नजर आ रही। संसद के 10 दिन डूब गए इस हंगामे में। कोयला आवंटन विवाद पर विपक्षी सांसदों का शोर और उन्हें मनाने की सरकार की नाकाम कोशिश। लेकिन साथ ही दोनों पक्षों के चुनिंदा सांसद इस बात से इनकार करते हैं, उन्हें हंगामा बरपाने का ये काम सौंपा गया है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं बीजेपी के हो हल्ले का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज भी बुलंद है और अगर चाहूं तो अपनी बात बहुत सख्ती से रख सकता हूं। मेरी आवाज की पिच हमेशा से हाई रही है। पता नहीं इसे हो हल्ला कहेंगे या नहीं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनकी आवाज की पिच हाई है। पहले दिन से वही सांसद हंगामा कर रहे हैं। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि उन्हें वरिष्ठ सांसदों का समर्थन हासिल है। बीजेपी नेताओं की दलील है कि सदन के वेल में जाना विरोध करने का एक वाजिब तरीका है। उनका जवाब है कि वो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने कारगिल युद्ध से जुड़े कॉफिन गेट स्कैम में किया था, जब संसद में 21 दिन काम नहीं हो पाया था। और ये तो सिर्फ सैनिक हैं। जनरल जो कह रहे हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। जनरल अपनी सीटों पर बैठे हैं और सैनिकों को निर्देश दे रहे हैं। हर रोज के इस हंगामे में संसद का मॉनसून सत्र धुल गया। 80% वक्त बेकार चला गया, यानी जनता की कमाई पर लगे टैक्स का 10 करोड़ रुपया यूं ही खर्च हो गया और कोई अहम कामकाज नहीं हो पाया। सांसदों ने अपना गला साफ ज्यादा किया, जिम्मेदारी कम दिखाई। नई दिल्ली से संदीप फूकन के साथ केतकी आंग्रे, एनडीटीवी इंडिया। तो संसद की तस्वीर, लेकिन सबके बीच एक अलग लेवल पर, खासतौर पर सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस जो है वो जांच का सिलसिला जारी है। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा कोयले का मसला है, इसमें लोगों ने फायदा कैसे हासिल किया, माल कैसे कमाया। मेरे साथ इस वक्त यहां पर चर्चा करने के लिए अभय कुमार दुबे साहब मौजूद है, मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद है और मेरे साथ मैं कुछ देर में कोशिश करूंगा राशिद अलवी साहब मौजूद है। अभी मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, अब जितनी रिपोर्ट्स आ रही है वो इस बात की तरफ इशारा करी कि किस तरह से, और मैंने ये पॉइंट पहले भी रेस किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा इसी प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में मैंने पहले भी रेस किया था कि किस तरह से लोग अपनी कंपनियों के वैल्यूएशन बनाकर पैसा कमा रहे थे। आखिरकार सबको पता है कि कोयले में फायदा कब और कहां पर था। नहीं, आपने तो, मैंने आपका पहले भी प्रोग्राम देखा है इस विषय पर। मुझे लगता है काफी आपका प्रोग्राम शिक्षाप्रद था, जिन्होंने देखा होगा उसे उस पूरे मसले की बहुत जानकारी हुई होगी। और ये आपका दावा बिल्कुल सही है कि सवाल ये नहीं है जो बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि हमने कोयला तो निकाला ही नहीं, माइनिंग हुई नहीं, तो नुकसान किस बात का हुआ। मैं कहता हूं 2 तरह का नुकसान हुआ। पहला नुकसान तो हुआ कि जिन कंपनियों की कोई औकात नहीं थी, उसमें एक कंपनी तो ऐसी है जिसको, जो शायद 1 लाख रुपए की लागत से जिस दिन फ्लोट की गई थी उसी दिन उसने अर्जी दी और उसी दिन उससे कोयले का ब्लॉक जो है वो अलॉट हो गया। वो कांग्रेसियों ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। और जो जस्टिस मुरलीधरन की रिपोर्ट है उसमें वो मौजूद है पूरा का पूरा वाकया। तो सीएजी रिपोर्ट में भले ही ना हो, न केवल सीएजी रिपोर्ट में ये तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं, बल्कि सीएजी रिपोर्ट से बाहर भी ये तमाम उदाहरण दस्तावेज बंद हो चुके हैं कि किस तरीके से कोयले की लूट हुई है और उस लूट से क्या क्या फायदे हुए हैं। तो ये एक
ये एक अब स्थापित तथ्य है, और अगर आप उसमें मौका देंगे तो बाद में इसकी जो राजनीति है उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा। मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर एजी अय्यर साहब भी जुड़े, जो कि एडिटर इन चीफ और पब्लिशर है इनर्शिया जर्नल के। कुछ देर में मैंने कहा कि राशिद अली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, चूंकि ये मसला एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया है, आपको नहीं लगता, और मैं बार बार हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन एक आखिरी बार ये सवाल पूछूंगा कि क्या वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं है लोगों के एक बड़े स्तर पर जानने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या? देखिए, पूरा बात अभी खुलेगा, कई चीज खुल चुका है, पूरा बात खुलेगा। एक बहाना जो एक संसद में चर्चा होती तो अच्छी होती। 2 साल पहले 2G के ऊपर सरकार ने चर्चा के बहाना को लेकर कुछ दिन तक चुप रहा। उस समय अगर गतिरोध नहीं होता तो इतने बड़े भ्रष्टाचार की जो सीए जी ने एक इंगित किया था उसकी सारा तथ्य भी आ चुका है। भारत सरकार के एक मंत्री जेल जा चुके हैं और कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है जिस एजेंसी में जांच कर रहे हैं वो प्रमाणित कर चुका है। कई सारे एंगल्स उसके आ चुकी है। आज इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आज सरकार अगर संवेदनशील होता, सरकार अगर जवाबदेह होता, सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी रखती, तब ये नौबत नहीं आती। कोई चारा नहीं था इस गतिरोध के अलावा। मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले वो रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम इस डिस्कशन को आगे ले जा सके, जो सीबीआई की जांच का शुरुआती स्तर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और हम अभी इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के एक सांसद और उनकी कंपनियों का नाम है। पॉइंट ये है कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। उद्योगपति और एक अखबार घराने के मालिक विजय दर्दा कांग्रेस सांसद हैं। उनके भाई राजेंद्र दर्दा महाराष्ट्र सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। फिर भी सीबीआई ने उन पर हाथ डालने की हिम्मत दिखाई, तो इसलिए कि सीबीआई के दावे के मुताबिक उसके पास गड़बड़ी के पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई के मुताबिक दर्दा और उसके परिवार ने 6 ब्लॉक्स के लिए अर्जी देते हुए ये बात छुपा ली थी कि उसके पास पहले से ही कोल ब्लॉक्स हैं, वरना वो कोल ब्लॉक हासिल करने के हकदार नहीं रह पाते। इसलिए सीबीआई ने इनके खिलाफ जालसाजी का मामला बनाया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कई और कंपनियों की गड़बड़ी के तौर तरीके का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर नवभारत पावर ने ब्लॉक के लिए अर्जी देते वक्त 2 अंतर्राष्ट्रीय बिजली कंपनियों के साथ शॉर्ट टर्म एमओयूज के आधार पर अपनी आर्थिक हैसियत 1 लाख करोड़ की दिखाई। उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी से 90 दिन का एमओयू दिखाकर उड़ीसा में 2 ब्लॉक हासिल किए। तब उन्होंने अपनी नेटवर्थ 2000 करोड़ की दिखाई थी। इसके बाद कंपनी ने एक दूसरी ग्लोबल कंपनी के साथ एमओयू दिखाया जिसकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन नवभारत के दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि प्रमोटर्स ने लाइसेंस लेने के बाद कैसे रातों रात मुनाफा बनाया। नवभारत के मामले में कंपनी के निदेशकों त्रिविक्रमा प्रसाद और वाई हरीश चंद्र प्रसाद ने एसआर पावर को कंट्रोलिंग स्टेक बेचे और 200 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा बनाया। बाकी कंपनियों ने भी यही तरीका अख्तियार किया। सीबीआई इस मामले में जल्द और एफआईआर भी दर्ज करने जा रही है। सीबीआई 2006 और 2009 के बीच में जिन लोग कोल ब्लॉक्स बांटे गए उस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दर्जन भर एफआईआर और दर्ज की जाएंगी, यानी यूपी कार्यकाल के कुछ और बड़े मंत्री और अफसर एक बार फिर से सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं क्योंकि पहले जैसे अभय दुबे ने बताया, मैंने इस पर प्रोग्राम किया था कि वैल्यूएशंस बनाकर कंपनी की किस तरह से लोगों ने पैसे कमाए। 2 पॉइंट मैं यहां पर रखना चाहता हूं इस डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले। पहला पॉइंट यह है कि किस तरह से जब कोयले की एक्चुअली माइनिंग हुई नहीं, कोयला निकला नहीं, लोगों ने कंपनी की वैल्यूएशंस बनाकर उसे आगे बेचा, उसमें किस तरह से पैसा कमाया गया। कोई भी इन कंपनियों का मालिक बिजनेसमैन है वो ये नहीं सोचता था कि उसका नुकसान होने वाला है। सबको पता था कि कोल ब्लॉक हासिल करने के बाद अगर आप उसकी 1% की 1% की इक्विटी भी प्लेस करेंगे तो आपको पैसा
हासिल होगा। तो कुल मिलाकर बाइनिंग हुई नहीं, लेकिन इन कंपनियों की वैल्यूएशन, जैसा कि नीता की रिपोर्ट बता रही थी, ये ऊपर जानी शुरू हो गई। दूसरा पॉइंट जो है, ये सीबीआई के केस को भी आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो बेसिक आधार सीबीआई बना रही है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का बना रही है, जिस पर आधारित चीटिंग का केस सीबीआई बना रही है। यानी कि जो बात आपको बतानी चाहिए थी वो आपने छुपाए रखी, ताकि ये कोल का एलोकेशन आपकी तरफ हो, अलॉटमेंट आपकी तरफ हो। मेरे साथ एजी अय्यर साहब भी जुड़ रहे यहां पे। धर्मेंद्र, अब उस पॉइंट पर आते, अब ये जैसे मैंने कहा कि ये जो बेसिक आधार इस वक्त सीबीआई बना रही है अपने इन्वेस्टिगेशन का, ये दो बातों पर आधारित है कि एक, आपने गलत फैक्ट्स दिए जिसकी वजह से आपके ऊपर चीटिंग का केस बनता है, और दूसरा ये कि उसके बाद स्थिति पैदा हुई फाइनेंशियल बंगलिंग की, क्योंकि आपने कोयला तो पैदा किया नहीं, आपने कंपनी की वैल्यूएशन बना के स्टेक से पैसा कमाया। अधिकार जी, इस जो विवाद उपजी है, हाँ, इसके प्रमुख विषय को सीबीआई, शायद अगर यही दो मैंडेट है सीबीआई के पास, सीमित मैंडेट, तो मैं मानूंगा सीबीआई मूल विषय से हट रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंडेट क्या है, मैं बताऊं कि सीबीआई के पास कौन भेजा? इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास सीबीसी ने भेजा। सीबीसी के पास भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद आपत्ति किए थे, ये गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये है मूलतः कि इस भारत सरकार ने एक समय पे एक घोषणा किया, भारत सरकार के कोयला विभाग के सचिव जून महीने में 2004 में कहते हैं कोल सेक्टर में जो डिमांड आ रहा है उसको देखते हुए सारे ब्लॉक को बिडिंग प्रोसेस से देना पड़ेगा। इसी पद्धति को आगे चल के भारत सरकार की प्रधानमंत्री, जो आगे चल के कोयला मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते, इसको वो नजरअंदाज करते हुए एक नॉमिनेशन रूट पे आगे कोल ब्लॉक आवंटन किए। मूल मुद्दा यह है, क्या आपके पास आपकी के सरकार का एक विभाग जब बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग का कानून बनाने का मसौदा रखा, बिडिंग कानून बनाने की प्रक्रिया तैयार हुई, उस समय पे उस प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए आपने नॉमिनेशन रूट किया। ये मूल विषय, इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो घोटालाबाज हुआ है, उसके पीछे जो अंडरहैंड मनी एक्सचेंज हुए, ये मूल विषय सीबीआई उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। हमारी जो एक मांग है, एक निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, अनुसंधान होनी चाहिए, सीबीआई के जरिए में नहीं। क्यों? सीबीआई के विभाग जो राजनीतिक अधिकारी है वो स्वयं प्रधानमंत्री है। जो कंपनी के बारे में अभी आप दिखा रहे थे कि एक कांग्रेस की मान्यवर मंत्री और एक सांसद के बारे में कहा जाता है, उसकी जो मूल प्रमोटर जो 6-8 ब्लॉक मिला है, वो एक अभी भारत सरकार के कोयला मंत्री के संबंधी लोग हैं, जिन्होंने लिया, आप उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हो। जिन्होंने दिया, मंत्री स्वयं अपने स्वजन को दिया, परिवार वालों को दिया, उसके ऊपर आपका क्या कार्य? इसीलिए मूल विषय सीबीआई के सामने होनी चाहिए, या कोई भी जांच एजेंट के सामने होनी चाहिए। देने की जो षड्यंत्र हुई उसका पर्दाफाश होनी चाहिए। ठीक है, देने का जो षड्यंत्र हुआ उसका पर्दा, मैं उस पॉइंट पर आऊंगा। राशिद अली साहब, अब ये जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में मसला यह था कि क्या बिडिंग प्रोसेस होना चाहिए था, क्या बिडिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए था, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स ने कैसे उस पर अपनी रोक लगाई। अब ये सब कुछ तस्वीर वहां से आगे जा चुकी है, अब हम इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर आ चुके हैं। मैं ये भी नहीं आपसे कहूंगा कि इनिशियल एम्बैरेसमेंट जो कांग्रेस को होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, कि आपके एक सांसद की कंपनी का जिक्र पहले 5 सीबीआई की लिस्ट में आया है, लेकिन आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो अब हो रहा है ये वाकई बंगलिंग की पूरी तस्वीर को सामने ला पाएगा? देखिए, इस मामले पे बहुत बहस हो चुकी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसमें जिन लोगों का नाम आ रहा है यकीनन उसकी तकलीफ है, लेकिन कानून हमेशा अपना काम करता है। लेकिन इस वाकये से अभिज्ञान जी, जो लगातार ये इल्जाम लगाते रही बीजेपी कि प्रधानमंत्री के अंदर सीबीआई है, इसलिए हमें भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी मिसाल है ये कि सीबीआई कितनी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। अगर कांग्रेस का कोई मंत्री या कांग्रेस का कोई एमपी ऐसा लगता है कि उसने कहीं कानून तोड़ा है, तो सीबीआई अपना काम कर रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये काम हो रहा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। सीबीआई से कहा जाता कि नहीं, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट भी नहीं मानेंगे,
यहां पे इल्जामात भी लगाएंगे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांगेंगे। सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हम लगातार कह रहे, ऑक्शन की बात हमने की, इससे पहले कभी किसी ने ऑक्शन की बात नहीं की। आप ही लोगों ने कहा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपके मुख्यमंत्री ने हलफनामा जमा किया। आज आप कह रहे हैं कि हमारा, आप क्या हमेशा कहना मानते हैं? आपका कहना माने तब हम जिम्मेदार, कहना ना माने तब हम जिम्मेदार। आज सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो भी जिम्मेदार होगा सरकार कह चुकी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे। क्या मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं अभिज्ञान जी, क्या यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है? क्या आप अपनी कंडीशंस रख के, दुनिया में कहीं है कि सरकार से कहा जाए कि मेरी ये शर्तें मानेंगे तो पार्लियामेंट चलेगी, शर्तें नहीं मानेंगे तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, और पार्लियामेंट से बाहर आके कहेंगे हम तो चाहते हैं सरकार अगर शर्तें मान ले तो पार्लियामेंट चले। सरकार चाहती ही नहीं। पार्लियामेंट चलने बहुत इत्मीनान से आपको पॉइंट सुना। पार्लियामेंट चलने का मसला तो मुझे नहीं पता अब कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि पार्लियामेंट का सिर्फ एक दिन बचा है। हाँ अय्यर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। सबसे पहले तो इस डिस्कशन को एक रास्ते पे क्लियर ले जाएं। क्या सीएजी की पोजीशन सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% एक्सपर्ट जो आज मैं बोल रहा हूं इससे वाकया रखेंगे। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। नहीं, हम सीएजी पे चर्चा नहीं कर रहे। एक मिनट मैं अय्यर साहब अपने सारे पैनल को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जहां तक एक मिनट ये पूरे मसले का सवाल है, ये कॉम्प्लेक्स है और इसके तमाम अलग अलग पहलू है कि एक मिनट कि सीएजी की रिपोर्ट इन प्रिंसिपल सही है या गलत है, सीएजी के कैलकुलेशन का प्रेमाइस सही है या गलत है, या स्टेट्स जब उनके हक में रिपोर्ट्स आती है तो सीएजी को कैसे ट्रीट करते हैं, जब उनके खिलाफ आती है तो सीएजी को कैसे ट्रीट करते हैं, ये बिल्कुल अलग मसला है। ये सारी बहस हो चुकी है। हम अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर मूव कर रहे हैं, जहां तक सीबीआई की शुरुआती जांच का सवाल है। हाँ सर प्लीज। देखिए, नोशनल लॉस की जो बात हुई है वो अभी आएगी, चाहे हम इस डिस्कशन से दूर जाएं। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात है, यहां सारे लोग हम बोल रहे हैं कि ऑक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विश्व में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई कंट्री हो, कोल का कहीं ऑक्शन नहीं होता। तो हम भारत में ये प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, इस देश को हम क्लियर कर दें कि बिजली सस्ती देनी है लोगों को। ये आपके चैनल में भी चल रहा है और हम वैसे भी बोलते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ पावर। और अगर बिजली सस्ती देनी है किसी को, एक मिनट, बिजली सस्ती देनी, मेरे काम बात खत्म करने दीजिए। बिजली सस्ती देनी है तो आप कोयले का ऑक्शन करेंगे तो बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। बिजली आपको 6, 7, 8 और 10 रुपए में मिल सकती है। तो ये जो परिस्थिति है, दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। एक तरफ आप कोयले का आवंटन करेंगे एट हाईएस्ट प्राइस, सबसे ज्यादा प्राइस में, और दूसरी तरफ आप बिजली की कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे लोएस्ट प्राइस पे। क्या ये संभव है? ये बात संभव है? ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि और ये पहले के डिबेट का पॉइंट है कि क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो बिजली वाकई सस्ती दे पाएंगे लोगों को। एक क्वेश्चन आप पूछ कर चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई लॉस नहीं हुआ, ये भी मान लीजिए कि सीएजी ने कोई रिपोर्ट न दी होती, अगर कोई तहलका, इंडियन एक्सप्रेस, कोई खोजी पत्रकार इस सवाल को उठाता कि कोयले का जो आवंटन हुआ है, चाहे वो आवंटन ऑक्शन के जरिए हो या बिना ऑक्शन के जरिए हो, दोनों ही हालतों में भ्रष्टाचार तो हो सकता है। क्या ऑक्शन के जरिए जो आवंटन होते हैं उनमें करप्शन नहीं होता, या बिना ऑक्शन के जरिए भी करप्शन हो सकता है? तो सवाल तो दूसरा है। सवाल यहां पे है कि जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का क्या किया जाए? वो हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ये मान लें हम कि अगर वो हुआ है तो उसकी बिल्कुल बाकायदा जांच होनी चाहिए। जहां तक बिजली बनाने का सवाल है तो कोयला तो निकाला ही नहीं गया, बिजली तो बनी ही नहीं। वो बिना बिजली बनाए ही, बिना बिजली बनाए ही जो है कमा लिया गया। अभी दुबे आपने तमाम एक्सपर्ट इस बात को जानते हैं, मैं लगातार इस मसले पर रिसर्च कर रहा हूं। एक मिनट अय्यर साहब, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऑन द कॉन्ट्री तस्वीर ये, और ये इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज की तस्वीर ये है कि कोयले का अलॉटमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट में ये आधार बताया जाता है कि क्यों हमें इसकी जरूरत है। हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि 67% आपकी जो घरों में बिजली आती है उसका जनरेशन कोयले पर डिपेंडेंट है। कोयले की आपको जरूरत है, इसलिए हमें कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन आराम से आवंटन हुआ है, लेकिन वो हुआ कहां काम वो? लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा अभय दुबे के पॉइंट से एक पॉइंट आगे, कि एक तो
कोयला निकला नहीं, एक तो माइनिंग हुई नहीं, उसका प्रतिशत नेग्लिजिबल के बराबर है। दूसरा, जो बिजली बनाने के लिए कोयला इस्तेमाल होना था, चूंकि बिजली की तो जरूरत थी, वो कोयला इंपोर्ट किया गया, जिसकी कीमत आप और हमारे तरफ से जाएगी, क्योंकि हम एक टैक्स पेयर है, तो हमसे कीमत हो जाएगी। हाँ, ये सब जी देखिए, सबसे पहले तो हम इस मुद्दे को फिर समझें कि हमारे कंट्री में कोल इंडिया लिमिटेड पिछले 5 साल के अगर आप आंकड़े निकालेंगे, करीब 380 टन पहले था, और आज अब 436 टन 448 टन तक पहुंचे हैं। तो इनकी 5 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है कोल एक्सट्रैक्शन में। और बिजली देश में, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो करीब $1 बिलियन के नीचे थी उस समय पे, और अब जाके $1.8 ट्रिलियन की पहुंच गई है, जो 1 ट्रिलियन के नीचे थी। तो ये जो ग्रोथ हुआ है पूरा इंपोर्टेड कोल से ही हुआ है, और बाकी जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट से हुआ है, और हमारे पास कोई भी फ्यूल नहीं है। साहब, आप कह रहे कि ये ग्रोथ इंपोर्टेड कोल से हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो कोयला इंपोर्ट करने की परिस्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि जो जिम्मेदारी थी उस कोयले को उत्पादन करने की, उसको निकालने की, वो नहीं पूरी हुई ना। नहीं, एक छोटी पॉइंट है मेरी बिफोर अदर स्टॉक, देखिए इसके अंदर जो कोयले का रेट था, जो कोल इंडिया का था, दुनिया भर में एवरेज रेट 3,000 रुपया पर टन था, और इन्होंने एवरेज रेट 5 साल में 1,000 रुपया पर टन था। तो उसके हिसाब से 2,000 रुपया पर टन हमने लॉस किया। 80,000 करोड़ पर एनम, जो कि 4 लाख करोड़ का मामला है, और ये बड़ा स्कैम है। अगर हम स्कैम बोले तो ये स्कैम नहीं है जो स्कैम बोल रहे हैं, कोयला निकाला नहीं वो स्कैम नहीं है। अपने एसेट को लो प्राइस पे बेचना, वो बात बोलिए आप। अगर आप इसको गलत नहीं मानते तो इस चीज को भी गलत मत मानिए जो भी हुआ है। ठीक। हाँ, राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिज्ञान जी, देखिए मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं जी। मैं कोई बहुत भारी एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले में, लेकिन कोल का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। माइन से कोल निकालने में मेरी जो एक्सपर्ट से बात हुई है, 5-6 साल मिनिमम लगता ही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन लोगों को एलोकेट किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि आप इतने अरसे के अंदर कोल निकालेंगे, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो बैंक गारंटी भी ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अभी ये कोल निकलना शुरू होगा, लेकिन विदेशों से जो हम कोयला मंगा रहे वो कोई नया नहीं मंगा रहे, और सिर्फ इसलिए नहीं मंगा रहे, देश के अंदर जो कोल है वो लिमिटेड है। कहा जाता है कि 100 साल के बाद शायद कोल ही ना बचे हमारे पास। तो हम एक्सप्लोर भी आपके पास बहुत अच्छे कोल रिजर्व है। ऑन द कॉन्ट्री, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके पास बहुत अच्छे कोल रिजर्व है। हाँ, लेकिन लिमिटेड है हमारे पास, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा कोल, ये मुमकिन नहीं है। तभी हमने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया था, न्यूक्लियर डील इसीलिए की थी कि कल को अगर हमारे देश के दूसरे रास्ते हमें तलाश करने चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि ये इस डिस्कशन को मैं वो वैल्यूएशन का जो खेल खेला गया है उसके आधार पर चर्चा कर रहा हूं। अगर लोगों को नहीं इस कीमत का अंदाजा होता तो कोई अपनी इक्विटी बेचकर क्यों इस तरह से पैसे कमा पाता। हाँ, धर्मेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिज्ञान जी, आयर साहब दो एक विचित्र प्रकार के तर्क रख रहे थे। हाँ, कि सस्ता बिजली के लिए प्राइवेट सेक्टर को कोयला कैप्टिव देना चाहिए। इसमें एक तर्क है। लेकिन मैं इन्हीं दिनों में भारत सरकार ये जो कोयला 142 कंपनी, प्राइवेट कंपनी को लगभग 17 बिलियन टन कोयला दिया गया है, जिसपे सीएजी आपत्ति किया है। इसी समय पे, इसी 2006 और 2009 के अंदर भारत सरकार ने एक नया स्कीम चलाया कोयला उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्कीम। 2 बिलियन टन कोयला इसी समय पे भारत सरकार ने दिया है। कितने पैसे, कितने रेट पे बिजली उत्पादन करने के लिए कहा गया कॉम्पिटेटिव रूट पे? 80 पैसा से 2 रुपया 10 पैसे के अंदर आप बात कह रहे हो 8 रुपया तक। यही तो हमारी आपत्ति है। सस्ता रेट पे, बिना मूल्य पे भारत सरकार से कोयला ब्लॉक लेना और निजी उद्योग 8-8 रुपया में बिजली बेचना, यह कहां वाजिब था? इसी समय पे भारत सरकार की अलग स्कीम पे 2 बिलियन टन कोयला दिया गया है, जिसमें सस्ता बिजली उत्पादित हो रहा है। ये एक, इसलिए ये तर्क बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये दूसरी नहीं, ये बात टोटली गलत है जो बोल रहे हैं। अरे तथ्य कह रहा हूं, गलत बात चालू नहीं हुई है। उत्पादन नहीं हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा कोल इंडिया अपना उत्पादन करने का।
तथ्य ये भी आया है इन दिनों में, कोल इंडिया पिछले 5 साल से गिड़गिड़ा रही है उनकी मंत्रालय के सामने, हमको ये फलाना 130 ब्लॉक हमें दो, हम उत्पादन बढ़ाएंगे। इन्होंने भारत सरकार की अभी तक का जो निर्भर अनुष्ठान था कोल इंडिया, उनको नहीं दिया निजी उद्योगों को। आपके मन में क्या था कि आप देश में एक क्षेत्रवाद पूंजीपति को देना चाहिए सारा व्यवस्था? आपके पब्लिक सेक्टर एक जो महत्वपूर्ण कोल इंडिया था, उन्होंने मांगा 130 ब्लॉक, को दे दिया। ऐसा नहीं कोई एनडीए की गवर्नमेंट प्रो मार्केट या प्रो इकोनॉमी नहीं रही। बिल्कुल आप मुझे मत दीजिए कि बिल्कुल 2004 के आगे 2000 आप ये जो तर्क दे रहे हैं बिल्कुल वाजिब नहीं है। शास्त्र की ये दलील अब बीजेपी के साहब आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए आपका तर्क गलत है। देखिए सबसे पहली बात है कि टाटा का ही मुंद्रा प्रोजेक्ट लीजिए। टाटा तो अच्छी कंपनी है, आप लोग मानते हैं टाटा एकदम देश की सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा का मुंद्रा प्रोजेक्ट जो 4000 मेगावाट के तैयार पड़ा हुआ है, 35 से 40% इंटरनेशनल कोल का प्राइस बढ़ा, और ये उस कोल के प्राइस बढ़त के कारण जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके बढ़ने के कारण आज कोल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अदानी का मुंद्रा प्रोजेक्ट है, वो भी रुका पड़ा है, और ये 4,000 मेगावाट के 8,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट तैयार पड़े हैं, लेकिन ये कोयले की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 30 से 40% बढ़ी 6 महीने में, तो वो बिजली नहीं दे पाई। ध्यान रखना, ये प्रोजेक्ट बाहर के कोयले से बने हुए हैं, अल्ट्रा मेगा में। उसके अलावा शासन कई सारे भारत सरकार की 6 ब्लॉक दिया गया है। ये बिल्कुल असत्य बात कहने से आप जैसे असत्य बात आप कह रहे हैं, पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। कुछ भी कहोगे ऐसे कैसे होगा? पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। जिम्मेवार चैनल में ऐसे कैसे असत्य बात कहा जा सकता है? हम अपने टॉपिक से हटेंगे, किसको किस स्ट्रक्चर के तहत 5 प्रोजेक्ट मिले हैं, अब हम उससे नहीं हटेंगे। एक मिनट हम उस पॉइंट से नहीं हटेंगे। अभी कुमार, इसीलिए मैंने जो कहा कि बहुत बड़ा सेंटर ऑफ डिबेट है यहां पर, जो पॉलिसी में के फ्रेमवर्क पे, पॉलिसी के दायरे में क्या गड़बड़ियां हुई, किसको क्या लाभ मिला, उसके अलावा जो इकोनॉमिक से सीधे वास्ता रखता है। अन्यथा ये इस मैग्नीट्यूड का, अगर हम सीएजी के नंबर्स को सही समझे 1 मिनट के, अन्यथा इस मैग्नीट्यूड का स्कैम हो ही नहीं सकता था। ये इकोनॉमिक से भी सीधा रास्ता है। देखिए, बिल्कुल ये जो विश्लेषण यहां पे करने की कोशिश की जा रही है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उससे विश्लेषण अलग है। ये इसको दूसरी दिशा में ले जा रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सीधा है, जो मैं जहां तक मैं समझता हूं। आपका सवाल यह है कि इस कोयले के ब्लॉक अलॉट करने में कोयला निकालने से जो फायदा होना चाहिए था और उससे बिजली बनने से देश को जो फायदा होना चाहिए था, वो प्रक्रिया तो चली ही नहीं बिल्कुल। और उसके अलावा भी तमाम और उसमें बड़े पैमाने में फायदा लूट लिया गया। और उस प्रक्रिया में उस फायदा लूटने के लिए डीलिंग वही होगी कि कोयला निकलेगा, कि कागज मेरे पास है, मैं मुझे फायदा लूट लिया गया, कागज उसका क्या होगा? कोयला नहीं निकला, लेकिन कंपनी। आपका सवाल इस पूरी प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। और जो अगर कोई मैंडेट दिया है सरकार ने सीबीआई को, आप अगर 2G को दिए गए मैंडेट से उसका मुकाबला करें, तो 2G के मैंडेट में क्या होता था कि वो सीबीआई का दोष इस बात पर रहता था जैसे पॉलिसी के लेवल पर कोई गड़बड़ियां हैं। और अब वो व्यक्तियों के ऊपर की मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ है, वहां पर कर रहे हैं। इस तरीके से वो बहुत सारी छोटी मछलियों को फंसा सकते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में बड़ी मछलियां आराम से बच के निकल जाएंगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता का बड़ी शान से ही कहते रहेंगे कि अगर सीबीआई पे हमारा प्रभाव होता तो देखिए हमारा सांसद कैसे फंसता। तो ये जो पूरा जाल बुना जा रहा है, ये पूरा जाल सार्वजनिक जीवन को धोखा देने के लिए है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि अब पॉइंट आपको एक मिनट सर, संसद के पास सिर्फ 1 दिन का समय है इस सत्र की औपचारिक आखिरी तिथि के हिसाब से मैं चल रहा हूं, और अब इन्वेस्टिगेशन और जांच की स्थिति आगे आई है। यानी कि अब बहुत सारे नाम, मामले, कंपनियां, वो किन की थी, उनके पीछे कौन था, इसके और डिटेल्स आने शुरू होंगे। आपको लगता है कि कोई टाइम फ्रेम हो जिसमें ये सब कुछ सामने आए? लोग क्यूरियस है, लोग आते रहे जानने के लिए। मेरे नजर में जो है ये सवाल राशिद अली साहब के था। साहब, अभिज्ञान जी, जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें सरकार या कोई भी
वक्त की पाबंदी नहीं लगा सकती है कि इतने वक्त के अंदर आपको करना ही पड़ेगा। सीबीआई इंडिपेंडेंट है, वो पूरा वक्त लेगी और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पकड़ेगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात जान के कि ये बयान देना कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है और कांग्रेस के एक एमपी के खिलाफ एफआईआर की, इसमें भी शक और शुबा नजर आता है। तो इससे बहुत अदब के साथ कहूंगा, आपकी मेंटेलिटी का एहसास मुझे होता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। आपको हर हाल में इल्जाम लगाना है कांग्रेस के ऊपर, सरकार के ऊपर। अच्छा काम करे तब और बुरा काम करे तब। सीबीआई इंडिपेंडेंट काम कर रही है, पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दे रहे। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है, और मैं तो आप ही के चैनल पे कह चुका, आप बीजेपी के लोग कहें ना कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेके ये काम किया है, आप नहीं कह सकते ये बात। कितनी अजीब बात है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो रिश्वत करेगा बेईमानी के लिए। प्रधानमंत्री का नाम लिया हो या न लिया गया हो, साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस ने मोटा माल इसमें खाया। और क्या कहा जाए, ये सुषमा स्वराज और इसके अलावा और क्या कहा जाए, ये सुषमा स्वराज सीधे सीधे कांग्रेस की ऊपर, और कांग्रेस का जो आला कमान है उसमें तो ये तो इससे भी ज्यादा गंभीर है। देखिए, ये बात इससे भी ज्यादा गंभीर है। सुषमा जी ने जो किसी का नाम लेकर कहा जाता है, ये तो पूरे कांग्रेस के आला कमान के ऊपर आरोप है। मेरे पास आज के लिए माफी अय्यर साहब, अभी कोयले की बहस का आखिरी दिन नहीं है। अभिज्ञान जी एक लफ्ज, हाँ देखिए, ये जो बात सुषमा जी ने कही थी कि देहाती जबान में मैं कहना चाहती हूं कि मोटा पैसा खाया गया है, ये जबान हम नहीं समझते। ये जबान बीजेपी के लोगों ने कर्नाटका से सीखी। अरे नानी यार, कि मोटा पैसा क्या होता है और मोटा पैसा कहाँ है, इसीलिए ये सियासी तू मैं रह जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कोयले की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मैं जाते आपसे सिर्फ एक ही पॉइंट कहूंगा। पहली बात जिस पर मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, तो उसी पॉइंट को आज रख रहा हूं कि इसके पीछे किसने कैसे ब्लॉक हासिल किए, करने के बाद बगैर कोयला निकले पैसा कमाया, उसका इन्वेस्टिगेशन अब चालू है। और दूसरी बड़ी बात है कि चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आ गई है, इंतजार किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जाता है और कौन से नए नाम, नए प्रकरण, नई परतें खुलकर सामने आती हैं दोनों साइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच करना। वक्त मिलने का ब्रेक का मैं वापस आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।